Hello everyone. Today we will continue our chapter International Organization. Here we will do development of United Nation Organization. Okay, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस तरह से हुआ कि पहले ये क्या था और किस तरह से इसकी धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, कैसे ये बना है, फॉर्मेशन कैसे हुई है, ये सारा हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? 1914 टू 1918। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड में इस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उस टाइम पर, जो आपस में डिस्प्यूट्स हुए, उनके सॉल्यूशन के लिए जो वर्ल्ड में पावर्स थी उस टाइम पर, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका 1920 में, ठीक है, जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये अपना काम अच्छा कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो लीग ऑफ नेशन थी, इसमें जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, प्रभाव किसका था? रशिया का था। तो इसमें ये अच्छे से काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक साइड अलायंस पावर हो गई और दूसरी साइड एक्सिस पावर। अलायंस पावर का जो इम्पैक्ट था वो वर्ल्ड पर ज़्यादा था। ठीक है, इसी तरह ही इस आपस में कन्फ्लिक्ट की वजह से अलायंस पावर और एक्सिस पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह से जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र, उनमें कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 45। तो मेन रीज़न क्या है इसके विकास का? संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ कि इसमें लीग ऑफ नेशन की क्या है? असफलता। इसकी असफलता की वजह से एक नया ग्रुप बनाना पड़ा। नया ग्रुप, उसी को मॉडिफाई किया गया, उसी को थोड़ा सा चेंज किया गया, उसमें कुछ रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए, और ये हमारे सामने यूनाइटेड नेशन के रूप में सामने आया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को इसे स्थापित किया गया। 51 देश थे जो इन्होंने इसके घोषणा पत्र पर साइन किए गए, और साइन करने के साथ ही ये स्थापना, इस संगठन की स्थापना हो गई। और जो पहले लीग ऑफ नेशन था वो एबॉलिश हो गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद इसमें कुछ सुधार किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन जो उद्देश्य था वो जो बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हो रहे थे उनको रोकना था, और साथ ही देशों की आपस में डेवलपमेंट करना था, आपस में कोऑपरेशन से विकास करना था लोगों का। ठीक है, विकास करने के लिए जो ऑर्गन बनाए गए, ऑर्गन में सभी ऑर्गन के अलग अलग काम रखे गए। ठीक है, पहले तो युद्धों को रोकना। जब युद्ध रुक जाएंगे, आपस में झगड़े नहीं होंगे, तो कंट्रियों का विकास किया जाएगा। और विकास के लिए अलग से ग्रुप बनाए गए, जो परिषद बनाई गई। उनका मेन पर्पस क्या था? मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या थे? उनका आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास करना। ठीक है, तो इसमें जो आज के टाइम पे इसके मेंबर्स हैं वो 193 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो इसके मेन ऑर्गन हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं वो इसके 6 मुख्य अंग हैं, जिसमें से जनरल असेंबली महासभा सबसे पहला अंग आता है। इसको पार्लियामेंट भी बोला जाता है, यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की पार्लियामेंट, संसद भी बोला जाता है। इसमें जितने मेंबर होते हैं, जो मीटिंग्स वगैरह होती है, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वो सारे के सारे काम कहाँ पर होते हैं? जनरल असेंबली में होते हैं। ये मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑर्गन आता है सुरक्षा परिषद। इट इज़ सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, सुरक्षा परिषद का मेन काम क्या है कि एक देश की दूसरे देश से सुरक्षा करना, किसी तरह का आपस में झगड़ा ना हो जाए उनके बीच में। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर्स हैं वो 15 होंगे, और महासभा में जो मेंबर हैं वो जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं 193, वो सारे के सारे मेंबर किसके होंगे? महासभा के होंगे।
ठीक है। और इसमें सुरक्षा परिषद में मेंबर कितने होंगे? 15 होंगे। 15 में से 5 मेंबर हैं वो परमानेंट मेंबर होंगे और 10 मेंबर है वो टेम्परेरी होंगे। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका मेन काम क्या है? लोगों का आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास करना, ठीक है। विकास के लिए क्या होगा? अलग अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, अलग से ग्रुप बनाए जाएंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि किस ग्रुप को किस फील्ड में डेवलपमेंट करनी है। जो हम इसलिए इसकी बहुत सारी एजेंसी हैं, WTO, WHO, ठीक है, यूनेस्को जो हम पढ़ते हैं। और जो WHO अब काम कर रहा है, जो पेंडेमिक है हमारी कोविड-19, तो इसमें WHO मेन रोल प्ले कर रहा है, तो वो इसी का पार्ट है, इसी की एजेंसी है। नेक्स्ट हमारा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। ये आज के टाइम में, आज के डेट में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, ये आज नहीं है, ठीक है। ये 95 के आसपास के बाद इसका काम ख़त्म हो गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जितने भी कंट्री हैं जो किसी अदर कंट्री के अंडर हैं, जो गुलाम हैं किसी के, उनको आज़ाद करवाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय है। इसका मेन पर्पज़ क्या? न्यायालय का मेन पर्पज़ क्या होता है? झगड़े सुलझाना। और ये अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, मीन्स दो देशों के, दो या दो से अधिक देशों के बीच में किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट हैं, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है। सेक्रेटरीट आता है हमारा। इसका मेन काम क्या होता है? जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उनके लिए स्टाफ वगैरह अपॉइंट करना, या इस तरह से सारी प्लानिंग करना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा काम किसका है? सेक्रेटरीट का है, ठीक है। हमने इसके ऑर्गन के बारे में पढ़ा है, तो इसके बाद यहाँ देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है। पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा है, जो महासभा के बारे में हमने पढ़ा है। उसमें क्या है? जितने भी मेंबरिंग कंट्री हैं 193 हैं, तो 193 मेंबर को UNO में हर एक कंट्री को 5 मेंबर भेजने का राइट है। यानी कि एक देश अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव UNO में भेज सकता है। बट कंडीशन क्या है कि अगर वोटिंग होती है तो उनके वोट की वैल्यू सिंगल ही होगी, ठीक है। एक कंट्री को एक ही वोट डालने का राइट है। ये नहीं है कि उनके अगर सदस्य 5 हैं UNO में, अलग अलग ऑर्गन में किसी कंट्री के 5 मेंबर हैं, तो कि वो 5 के 5 वोट करेंगे। नो, एक देश एक ही वोट डालेगा और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी। सुरक्षा परिषद है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। इसके 5 मेंबर है वो परमानेंट है और 10 मेंबर है टेम्परेरी हैं। टोटल 15 मेंबर हैं। और जो परमानेंट है उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है इनकी पावर है बढ़ रही है, ठीक है। और इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद तो डिइंटीग्रेशन के बाद तो अमेरिका की पावर ज़्यादा बढ़ गई है और चीन भी एक राष्ट्र के रूप में उभरा है। नेक्स्ट हम इसमें ही करेंगे, जो UNO का सबसे पावरफुल मेंबर होता है वो महासचिव होता है। और आज के टाइम में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं, जो कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। चिल्ड्रन अंडरलाइन इट। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से नंबर के महासचिव हैं? चीफ सेक्रेटरी हैं 9वें नंबर के, 9th नंबर के हैं। पहले वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं 1995 to 2002 तक। उसके बाद 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है UNO में, उसके हेड रहे हैं, ठीक है। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के UNO की अदर एजेंसियां हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया भी है। सुरक्षा परिषद की एजेंसियों के बारे में WTO है, WHO है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बनाए गए हैं, मॉनेटरी फंड है, IMF है, यूनेस्को है। ये सारी एजेंसियां हैं जो अपने लेवल पर हर एक कंट्री में काम कर रही है।
उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर कोल्ड वॉर जो ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में चेंजेस हो रहे थे और चेंजेस की वजह से उसमें कुछ सुधार भी जरूरी थे। तो यहाँ पर पहले हम चेंजेस के बारे में देखते हैं कि उसमें बदलाव क्या क्या हुए थे 1991 में, जब शीत युद्ध खत्म हो गया था, शीत युद्ध का अंत हो गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे अब जो पेंडेमिक चल रही है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो इसके बाद भी मे बी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो उसी तरह जब 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो बदलाव आए हैं, सोवियत संघ बिखर गया था, अमेरिका सबसे ताकतवर बन गया था। ठीक है, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी जितने भी स्टेट थे, जो रूस हैं और अमेरिका के बीच हैं, वो संबंध है। पहले क्या थे, झगड़ा चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था, डिस्प्यूट्स रहते थे, लेकिन अब ज़्यादा कोऑपरेशन की बात की जाने लगी। ठीक है, अब आपस में कोऑपरेशन से सारा काम करने लगे, सहयोगात्मक इनके संबंध हो गए हैं। चीन है जो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। एशिया की जो अर्थव्यवस्था है, एशिया की इकोनॉमी है, वो बहुत रैपिडली, बहुत ज़्यादा जल्दी से, अप्रत्याशित यानी कि जितना हमें अनुमान लगाते हैं उससे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, जिसमें चाइना और इंडिया मेन आते हैं। ठीक है, नए देश हैं, बहुत सारी नई कंट्री हैं, वो यूएनओ में शामिल हुए हैं, जो आज़ाद हुए हैं। एक तो सोवियत संघ से आज़ाद हुए हैं, और एक आपने जो उसके बारे में पढ़ा था, वार्सा पैक्ट था, नाटो था। ठीक है, उसमें पूर्वी यूरोप में पश्चिमी यूरोप है वो अमेरिका के साथ था, पूर्वी यूरोप रशिया के साथ था। तो 1991 के बाद क्या हुआ था, वो सारे आज़ाद हो गए थे। ठीक है, जितने भी सोशलिस्ट कंट्री थी वो इसमें शामिल हुई हैं। विश्व के सामने क्या है, बहुत सारी चैलेंजेस आ गए हैं। उसमें मेन चैलेंजेस क्या हैं, जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणिक प्रसार, जलवायु में बदलाव, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसमें जो ओजोन लेयर में लॉसेस हो रही हैं, और साथ में पैंडेमिक, जो पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो, और पैंडेमिक महामारी करंटली आप फेस कर रहे हो। वैसे तो सारी पैरेलल चलती हैं, सारी चैलेंजेस चल रही हैं, लेकिन जो एट प्रेजेंट आप फेस कर रहे हो वो क्लाइमेट चेंजेस और पैंडेमिक फेस कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होता, कोल्ड वार का एंड हो गया था, तो ये हो रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफ है, कि जिस तरह से काम कर रहा है वो सफिशेंट है, कि इस तरह से काम करते रहना चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो 92 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, एग्रीमेंट पास हुआ है। तो उसमें जो जिन कंट्री को किसी तरह की प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया है। तो फर्स्ट क्या थी, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, यानी कि जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं कर रही है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे उसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, मीन्स वेस्टर्न कंट्री का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बजाय, सबके हित को ध्यान में रखने की बजाय किसका हित देखा जाता है, किसका बेनिफिट देखा जाता है, वेस्टर्न कंट्री का। और जो वेस्टर्न कंट्री को ठीक लगता है वही अदर कंट्री के ऊपर थोप दिया जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, 5 परमानेंट मेंबर है, और जो 10 टेम्परेरी मेंबर हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये सारे चेंजेस, इसमें चेंज करने की बात चल रही थी, इसके रिगार्डिंग मीटिंग हुई है, और इसकी शुरुआत की है चेंज करने की, कि हाँ जो हमारा स्ट्रक्चर है हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और शुरुआत की इसने की है, ये चेंज की कोफी अन्नान ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से कैसे चेंज किए जाए। उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। उन्होंने सबसे पहले क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो मेंबर कंट्री हैं, कि उसमें मेंबर बनने के लिए
क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या मानदंड होने चाहिए, उसके बारे में बताया है कि बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत होना चाहिए। कोई भी कंट्री अगर सुरक्षा परिषद का मेंबर बनना चाह रही है तो क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है बड़ी सैन्य ताकत होना, यानी कि उस पर मिलिट्री पावर भी स्ट्रोंग होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ को हेल्प कर रही हैं उसमें उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे वो यूएनओ की। आबादी के लिहाज से यानी कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों को सम्मान करता हो, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, फंडामेंटल राइट हो और उन राइट्स की रिस्पेक्ट हो। ऐसा देश हो जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, और जो भी पर इसका मेंबर बनना चाहता है उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है, और उस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन को, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को, अपनी कल्चरल कंडीशन को, जो भी उनकी है उसमें जो डाइवर्सिटी है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो। तो ऐसा मेंबर, ऐसी जो कंट्री होगी वो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर बन सकती है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।